हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से इलेक्ट्रो लर्निंग अड्डा में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम इस पूरे टॉपिक में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके है ना सारे मैं दूर करूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहना। मजा ना आए तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख देना मजा नहीं आया सर। लेकिन आप ध्यान से सुनो, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, मजे तो खूब आएंगे। ठीक है यार, फिजिक्स है, जब तक मोहब्बत ना हो तब तक बात ही अलग होती है। ठीक है, तो आपको है ना इसमें है ना घोल दूंगा क्या लगूटा। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले नंबर आपके है ना 2 लेक्चर हो गए हैं, उसको आप है ना पूरा रिवीजन करके आओ पूरा। ठीक है, न्यूमेरिकल हो चाहे आपकी थ्योरी हो, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। ठीक है, हाँ तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। बहाना बनाने से अच्छा है कि उसी काम को कर लिया जाए। ठीक है, बहाना बनाने से अच्छा है कि भाई हम उस काम को कर लें। ठीक है, जिससे हम है ना क्या करते हैं, बचते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर चलो बात करते हैं ना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा ऐसे समझिए है ना, जैसे आप हमारी बात समझ सकते हैं। ठीक है, आपके पास आवाज जा रही होगी। ठीक है, और मैं आपको समझ सकता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हमारे फील्ड में बैठे हो, आपके मोबाइल के द्वारा है ना या आपके अदर डिवाइस के द्वारा है ना, अगर हमारी आवाज जहां तक जा रही है वो हमारा फील्ड है, यानी कि हमारे वॉइस का फील्ड है, हमारे साउंड का फील्ड है वो। ऐसे ही कोई अगर चार्ज है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, इस चार्ज का अपना खुद का एक रीजन होगा, अपना एक खुद का क्या होगा, क्षेत्र होगा। ठीक है, अब ये क्षेत्र कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आप हमारे पास आओगे, ठीक है, या हमारी आवाज जहां तक सुनाई देगी आप कहोगे सर हाँ पास में हूं तो ज्यादा सुनाई दे रही है, दूर जैसे जाता हूं वैसे वैल्यू क्या होती है, घटती चली जाती है। सेम वैसे ही यहाँ पर होगा, पास में आओगे तो इसका फील्ड ज्यादा आपको दिखेगा और जब दूर जाओगे तो इसका फील्ड क्या होगा, कम दिखाई देगा। ठीक है, हाँ जैसे मान लीजिए ये एक लाइन हम खींच लेते हैं, यहाँ पे एक आवेश को हम रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके रीजन होंगे अलग अलग अपने। ठीक है, ये इसके क्या है, रीजन है। इस टेस्ट चार्ज को हम लेके आते हैं। देखिए किसी की बात को पता करना है तो एक छोटे से चार्ज को आप भेज दो, उसी को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं इसे। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है, ये कहता है कि सर हम बस केवल फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील। छोटा सोचो आप है ना, एक छोटा सा आदमी अगर फील कर सकता है सारी बातें, तो यार आप तो कर सकते हो, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ सर कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इससे मैंने बोला बता यहाँ पे कोई बल लग रहा है, कह रहा है नहीं सर नहीं लग रहा है कुछ। यहाँ पे इसको लेके आए, यहाँ से यहाँ लेके आए, इससे मैंने पूछा बता कोई बल लग रहा है, कह रहा है सर नहीं लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है। यहाँ पे रखा, अब भी ये मना कर दिया सर कोई बल नहीं लगा। जैसे इसको है ना यहाँ पे रखते हैं ना, तो ये कहता है कि हाँ सर कुछ कुछ तो हुआ। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि कोई धक्का दे रहा हो, क्या दे रहा हो, धक्का। ये समझ गया सर, हम तो ठहरे थे प्लस के चार्ज, परदेसी नहीं प्लस के चार्ज, और यहाँ पे जो चार्ज था वो भी कैसा था, प्लस का। जैसे इसको और अंदर ले गए, अरे ये कह रहा है अरे सर रखने के बाद हम तो बहुत दूर भाग रहे हैं, बहुत तेजी से हमारे ऊपर बल लग रहा है, इसको और पास में लेके लेके गए है ना। अरे ये चिल्लाने लगा, अरे सर कोई ऐसा है ना, ऐसा ऐसा है कि कोई ऐसे लग रहा है मानो कस के ऐसे दबा रहा हो। ठीक है, यानी कि ये क्या फील कर रहा है, जैसे जैसे है ना वो यहाँ पे पहुंचा, बोला हाँ सर कुछ तो है, जहां से हम क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और पास में गए और ज्यादा प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और पास गए, बस समझ जाओ कहानी खत्म है। ठीक है, यानी कि ये एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है। तो देखो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर, ठीक है, बताओ ये आवेश किसको अनुभव करेगा, बल को, कौन से बल को, वैद्युत बल को। तो सुनो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई परीक्षण आवेश है ना वैद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य का मतलब यही परीक्षण आवेश, वैद्युत प्रभाव को क्या करे, अनुभव करे, वैद्युत प्रभाव को क्या करे, अनुभव करे। ठीक है, वो रीजन जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, हाँ समझ में आ गया ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां परीक्षण आवेश रखने पर वो वैद्युत बल का या वैद्युत के प्रभाव का क्या करता है, अनुभव करता है।
ठीक है। अरे वाह सर, समझ में तो आ गया। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सुनो, हमें तो क्षेत्र समझ में आ गया। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, मान लीजिए ये आवेश है, ठीक है, इससे ऐसे ये इसके क्षेत्र हैं, क्या है, क्षेत्र। रुको रुको रुको, ये इसका प्लस क्यू आवेश है, इसके पास में ला करके एक परीक्षण आवेश ऐसे रखते हैं, ऐसे छोड़ते हैं ना, ऐसे इसको जैसे छोड़ेंगे परीक्षण आवेश को, ठीक है, इस परीक्षण आवेश को जैसे छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये तुरंत है ना उठ के ऐसे दूर भागेगा, ठीक है, ये क्या होगा भाई, दूर भागेगा। ये जो आपका क्यू नॉट था, रुको एक मिनट थोड़ा बढ़िया से बना लूं, जैसे देखिए पहले लिख लो, जो आपके पास क्यू नॉट ये परीक्षण आवेश है, ठीक है, इसको ला करके यहाँ पे जैसे रखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे रखा, अब रखने के बाद जैसे छोड़ूंगा तो ये दूर ऐसे भागेगा, ये किधर भागेगा, दूर, ठीक है, एक मिनट सर, ठीक है, ये है आपका, तो ये ऐसे दूर भागेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, जिस पथ पर वो गति करता है वैद्युत क्षेत्र में, उसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखा, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। जैसे इस परीक्षण आवेश को बुला लो, यहाँ पे रखा तो ये ऐसे भागा, यहाँ पे रखेंगे तो ये ऐसे भागेगा, यहाँ पे रखेंगे ये ऐसे भागेगा, यहाँ पे रखेंगे ऐसे भागेगा, ये यहाँ ऐसे भागेगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस मतलब जब कोई आवेश है ना किसी क्षेत्र, मतलब कोई परीक्षण आवेश, ठीक है, मतलब कोई आवेश है, उसके चारों ओर, मतलब उसके क्षेत्र में है ना कहीं परीक्षण आवेश रखने पर, ठीक है, छोड़ दिया जाए, जिस पथ पर वो गति करता है, वो गति का जो रास्ता होगा वही वैद्युत बल रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, यानी कि वो चाहे ऐसे गति करे, वो चाहे कैसे गति करे, चाहे ऐसे करे इस लाइन पर, तो ये जो आपको है ना दिख रहा है ना, यही इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की पथ होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे लिखा है यदि वैद्युत बल एक समान हो तब परीक्षण आवेश सरल रेखीय पथ पर क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है। तो वैद्युत बल परिवर्तित हो रहा हो तो परीक्षण आवेश की गति की दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। मतलब यहाँ पे फील्ड अगर बदलेंगे तो उसकी दिशा भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। यानी कि ये एक वक्र पर गति करने वाला है। किस पर गति करने, वक्र यानी कि पथ पर गति करने वाला है। जिस पथ पर वो गति करेगा उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये ना नोट करना तो दूसरा लिखना तो वो लिख सकते हो, जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिस पथ पर या जिस वक्र पर गति करता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी गुण होती हैं कुछ, क्या होती हैं गुण। पहला नंबर क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं, ये आपका धनावेश है, ये आपका ऋणावेश है। धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश पे आगे खत्म हो जाती हैं। लो ऐसे सीखना है, यानी कि धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, और ऋणावेश पे क्या होती हैं, आकर के खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो है इनका, वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो मान लीजिए ये आपका प्लस का आवेश है और ये आपका माइनस का आवेश है, यहाँ से बल रेखाएं ऐसे ही तो चलेंगी, अरे अरे अरे, यहाँ से बल रेखाएं ऐसे ही तो चलेंगी यार, ठीक है, ऐसे ही तो चलेंगी, हाँ बिल्कुल चलेंगी, ऐसे ही चलेंगी। तो यहाँ पर ऐसे एक टच करते हुए एक रेखा ऐसे खींच दो, ठीक है। तो ये जो मतलब जो स्पर्श रेखा है ना, इसकी दिशा जिधर आई है ना, यहाँ पर है ना, उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ पे पता कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऐसे टच करते हुए लाइन खींच दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी, ठीक है। अरे यार मन को छोटा मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं, ठीक है। आपको सिखा के जाऊंगा, टेंशन मत ले, बस सीखना है मुझे। क्या करना है, सीखना है यार। अगर कभी है ना पढ़ने का मन ना करे तो आप अपने है ना थोड़ा अपने बारे में सोचो और अपने है ना मम्मी पापा के बारे में सोचो, कितना तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। बस उनसे कह दो, बोल दो, मेहनत तो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, मैं हर चीज तुम्हें दूंगा, है ना। बट अभी हमारा टाइम है पढ़ाई का, तो बस थोड़ा सा क्या कर लेने दो, पढ़ाई, ठीक है। तो जब आप है ना ये सब चीजें आप सोचेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, हाँ पढ़ना ही है। देखिए अगर आप और कुछ गलत संगति में पड़े जाते हैं या फंस जाते हैं, फंसने का मतलब पड़े जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप है ना ये वाला टाइम खराब कर देते हैं, ट्वेल्थ के बाद का 2 साल और, तो समझ जाओ आप लाइफ में है ना सही से आप कुछ सही समय पर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ ये है कि एक टाइम के बाद आपको समझ में आया, अच्छा ये सब चीज तो नहीं करना था, तब जब आप समझोगे तब आप आगे बढ़ोगे। क्यों ना उस चीज को पहले ही यूज कर लें, हम 3 साल पहले ही मेहनत कर लें,
सोचो 3 साल अगर अभी मेहनत कर लेंगे ना तो आगे के है ना साल जो भी होंगे ना मस्त जाएंगे एकदम खतरनाक वाले। ठीक है, वाह सर। एक और चीज देखिए, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जब भी कहीं से निकलती हैं बल रेखाएं तो ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, गलत है। अगर काट देंगे तब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी आ सकती है, 2। लेकिन सदिश नियम यह कहता है कि अगर कोई चीज सदिश है, क्या है, सदिश, क्या है बोलो, सदिश है, तो उनके पास एक बिंदु पर 2 दिशाएं नहीं होती हैं। जाओ जो करना हो कर लेना। तो यानी कि असंभव है, ये काम हम कर ही नहीं सकते। एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं अगर खींचेंगे तो कितनी वैद्युत क्षेत्र की आएंगी दिशाएं, 2। जबकि एक बिंदु पर केवल कितनी दिशाएं होती हैं, 1। कितनी होती हैं, 1। ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, वैद्युत बल रेखाएं ना चालक के पृष्ठ के अवलंबवत होती हैं और अवलंबवत समाप्त होती हैं। इनका कहने का मतलब है कि कोई एक चालक है तो प्लस का अगर है आवेश तो यहाँ से बल रेखाएं जब निकलेंगी है ना तो ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगे, या आप ऐसे ऐसे चालक ले लो यार। अगर ये धन आवेश से आवेशित है तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगे लंबवत निकलेंगे, तल से कैसे निकलेंगे, लंबवत। ये ध्यान रखिए, चाहे पृष्ठ चाहे जैसा हो, पृष्ठ से कैसे होंगे, लंबवत। अब माइनस का होता तो उस पर बल रेखाएं आती। अगर कोई चालक है, इसको है ना वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, किसमें रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो जो आपका है ना वैद्युत बल रेखाएं होंगी ना चालक के अंदर शून्य होंगी। क्या होगा, घंटा। मंदिर में क्या होता है, घंटा ही होता है। यानी कि अंदर आपको वैद्युत बल रेखाएं क्या मिलने वाली हैं, 0 मिलने वाली हैं। ठीक है, एक भी बल रेखा नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि चालक के अंदर जो बल रेखाएं होती हैं 0 होती हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे होती हैं, देखो समझो, मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए है ना बल रेखाएं ऐसे चली टक 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 करके, कैसे, हाँ हाँ हाँ, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इसमें एक चालक को हम रख देते हैं, एक क्या, किसको रखते हैं, चालक को रखते हैं। ठीक है, एक चालक को हम रख देते हैं, ये है आपका चालक। जैसे चालक को रखेंगे ना तो इसके पास प्लस के आवेश होते हैं और काय के होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक है, तो जिधर से बल रेखाएं आती हैं उधर प्लस के चार्ज रहा होगा। ठीक है, तो इस साइड में कौन से चार्ज डेवलप हो जाएंगे अपने आप, चालक के अंदर माइनस के होंगे। कौन से होंगे, माइनस के। इस साइड में कौन से होंगे, प्लस के। तो आप जानते हैं अंदर ही अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ना विपरीत होगी। तो ये अंदर अंदर वाले क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसलिए अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई अगर चालक है, चालक की बात कर रहा हूँ, चालक की नहीं, उसको रखेंगे वैद्युत क्षेत्र में तो उसके अंदर से एक भी बल रेखाएं पास नहीं होंगी, चाहे वो गोल हो चाहे जैसा हो। जैसे गोल है, देखो देखो हटा दो इसको, जैसे मान लीजिए ये बल रेखाएं हैं ऐसे करके। ठीक है, एक चालक को रख दिया जाए, किसको रख दिया जाए, चालक को। ठीक है, अगर हम चालक को रख दें ऐसे गोल सा तो वो ऐसे ही जाएंगे, बट अंदर क्या हो जाएंगे, नहीं जाएंगे, है ना, 0 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, मतलब याद रखना है चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है 0 होती है। आगे नेक्स्ट, ये सारे काम हो गए। हाँ, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने समझा क्षेत्र क्या होता है, बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो ऐसा है कि मान लीजिए कोई एक आवेश है Q, ठीक है, अब इससे है ना R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P है। अब भाई मान लीजिए यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इसका मान होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, मान होगा। भाई R दूरी पर कुछ मान होगा क्षेत्र का, वो मान कितना है। ठीक है, जब वैल्यू की बात होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अगर यहाँ पे कोई एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए, परीक्षण आवेश 1 कूलाम भी ले सकते हैं या Q0 भी ले सकते हैं। ये बहुत छोटा चार्ज होता है, ये चार्ज कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चार्ज कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये केवल क्या करेगा, फील करेगा। अब सुनना, अब ये इसको ला करके रख दिया तो इस पर क्या लगेगा, बल। क्या लगेगा, बल। तो किसी चार्ज पर लगने वाला बल, देखो जब किसी चार्ज के है ना क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखा जाता है तो उस परीक्षण के प्रति एकांक
कूलाम पर लगने वाले बल को उस बिंदु की क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरी तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, यदि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन पर क्या होगा, कूलाम होगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा। या दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। यह क्या होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है ना, दिशा जो होती है वो बल की दिशा होती है। बल की जो दिशा होगी, बल की क्या होगी, दिशा। ठीक है, बल की जो दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। आया कि नहीं आया समझ में? तो ऐसे कह सकते हो, मतलब इसमें दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु की क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट, ये तो हमने थोड़ा थ्योरी वोरी लिख दिया है, ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है, आप नोट्स बनाते हुए चलो, ये नोट्स आपको क्या करना है, बनाते हुए चलना है। अगर हम बात करें इनकी तीव्रता, देखो यार बीमा की बात करनी है तो ई जो खुद का कहता है सर बल अपान क्या होता है, क्यू नॉट। तो बल का बीमा क्या होता है, एफ का बीमा याद रखेंगे। ठीक है, बल का बीमा क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर, ब्रैकेट mL/-2 होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, और वैसे इसका बीमा जो होता है AT होता है। क्या होता है, AT। यहाँ पे रख दो, इसका हम बीमा निकाल लेंगे, है ना। किसके बीमा की बात कर रहे हैं, ई के बीमा। अरे बीमा है, विभा नहीं, बीमा। अच्छा सर, बात ये है। और क्या, एफ का मान कितना है बोलो, एफ का मान mL/-2 अपान क्यू का मान कितना है, AT। एंड नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा सर आपको इंग्लिश भी बोलना आता है, अरे यार निकल गया। m पहले लिखेंगे, फिर l लिखेंगे। ठीक है, t को ऊपर भेज देंगे। देखो -2 पहले से, ये t ऊपर जाएगा, माइनस का कितना होगा 3, t ऊपर गया। ठीक है, पावर -1। तो पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t, फिर जो आएगा वो। खेल खेलते हैं ना, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। अगर हम बात करें यहाँ पे MKS, ठीक है, पद्धति में, है ना, मात्रक की बात कर लें तो देखो MKS का मतलब लंबाई को मीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में, और समय को किसमें, सेकंड में मेजर किया जाए तो ऐसी पद्धति क्या कहलाती है, MKS पद्धति कहलाती है। तो इसका मात्रक हम देखिए, ये आपका द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, बोलो ना, सेकंड होता है। पावर में कितना, -3। और यहाँ पे एम्पेयर है ना, एम्पेयर, एम्पेयर लिखेंगे, एम्पेयर। एम्पेयर पर पावर में कितना, -1। अच्छा सर ये होगा। और क्या, देखो यार आपको मेहनत करना है, मेहनत जितना आपका ज्यादा होगा, ठीक है, उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे, उतने ही बढ़िया आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आप कोशिश करें कि भाई मेहनत तो करना है, एकदम जान लगा दो, जान। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, इसका मात्रक भी है आपके सामने, और इसकी क्या है, विमा। अब हम आगे बात करें बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कहेंगे सर देखो, एक क्यू आवेश है, ठीक है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी जो बोला उसको लिख लेना। ठीक है, माना एक क्यू आवेश है ना, माना ओ बिंदु पर एक क्यू आवेश है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले नंबर बुलाएंगे, परीक्षण आवेश आ ये आएगा, पहुंच गया। इसका क्या नाम दिया था, क्यू नॉट। ये कहेगा सर हम इसके क्षेत्र में है तो बल लगेगा। क्या लगेगा, बल, वैद्युत बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल। ठीक है, बल का मान कितना होगा, अरे सर 1/4πε0। अगर माध्यम के में रखा हुआ है तो 1/4πε0 के इंटू Q1, दोनों आवेश का गुणा करेंगे ना, Q0 अपान कितना, r²।
अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की क्या, अरे यार बोला तो करो, सो जाते हो, ऐसे ऐसे उठो, जाओ मुंह धुल के आओ, जाओ। अरे कह दो नहीं सर, सब नहीं सो रहे हैं, ठीक है। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, अरे यार सोना मत, ठीक है, तुम्हारे यूपी बोर्ड की कसम। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे एफ का मान ये उठा के पटक दो, पटको 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 पटको, ठीक है। यहाँ पे के है इंटू क्यू नॉट बट्टे कितना होगा, आर स्क्वायर बट्टे कितना क्यू नॉट, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। ई का मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान कितना होगा आर स्क्वायर, क्यू अपान क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके हो गए मान, किसका मान हो गया ई का, किसका मान हुआ ई का, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान कितना आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर वायु माध्यम में बात कर लें, किस में बात कर लें, वायु माध्यम में, ठीक है। वायु माध्यम में है ना, आपका जो फील्ड होगा वायु माध्यम में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी होगी, तो उसके लिए है ना वायु माध्यम में, वायु माध्यम हो या आपका कौन सा वो माध्यम, निर्वात, यहाँ पे निर्वात लिख लिया करो यार, समझ जाया करो, निर्वात, निर्वात के लिए, ठीक है। के का मान कितना होगा 1 रखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, के का मान कितना रखा जाएगा 1, पटक दो यहीं पे 1, तो जो ई आएगा ई नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए चलिए कुछ और नया करते हैं, जादू चमत्कार, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, करना है, क्या करना है, करना है, ठीक है। कह रहा है कि सर एक कण है, एक अल्फा कण है, कौन सा कण है, बोलो बोलो, अल्फा कण है, कितना न्यूटन का बल ये फील कर रहा है, ठीक है। एक अल्फा कण कितने मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, आवाज तो सुनाई दे गया होगा ना, पढ़ 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 कर करके जाते हैं। हाँ देखो, एक अल्फा कण है 15 × 10⁴ है ना, न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर है ना लगे वैद्युत बल की क्या करनी है, गणना। देखो ये मात्रक किसका है, वैद्युत क्षेत्र का है ना, ई का मान दे रखा है, कितना दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये किसका मात्रक है, बोलो ना, ये किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। एफ निकालना है आपको, और यहाँ पे अल्फा कण बोला है ना, अल्फा कण का आवेश कितना होता है 2e होता है, यही तो होता है, बताया था 2He4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2e। चलो अब आपको है ना एफ निकालना है, तो आप कहेंगे सर एक बात मुझे पता है, ई बराबर होता है एफ अपान कितना क्यू, ऐसे गुणा कर दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। जिंदगी का मजा तो गुणा करने में है, इसका गुणा इसमें करो। अरे सर ऐसी बात नहीं है, ई का मान कितना होगा, रखो 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 15 × 10⁴ इंटू क्यू का मान उठा लो बुला लो 2 इंटू ई, ठीक है। 2 का गुणा 15 में करेंगे 30, और ई का मान जानते हैं ना 1.6 × 10⁻⁻19, और ये वाला यहाँ पे छाप देंगे 10⁻⁴ कितना 4, ई का मान ये रखा है, ठीक है। 16 का गुणा 3 में करो, कितना होगा 48 होगा, ठीक है। और एक जीरो की वजह से 480 आएगा, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और 19 में से 4 माइनस कर दो, माइनस का कितना होगा 15, इतना न्यूटन आपका क्या लगेगा बल, ठीक है। 4.8 जो भी है, चाहो तो 48 लिख लो, या पॉइंट को यहाँ पे लाओगे 4.8 इंटू 10⁻⁻ के क्या लिखेंगे 14 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ये अल्फा वाली बात समझ में आ गई ना। हाँ, अगर कल को नाइट्रोजन होता तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे 7 लिखा जाता, ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो यहाँ पे कितना लिखा जाता 8, ठीक है। तो इस तरह से हम समझेंगे चीजों को। अब आगे नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण है ना निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना। एक इलेक्ट्रॉन है, क्यू का मान कितना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, आर का मान कितना दिया 1 मीटर, अच्छा सर, ठीक है। तो ई का मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मान कितना है आर स्क्वायर, इसका मान तो पता है सबको 9 × 10⁻⁻⁹
9। यही तो बताया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q की जगह क्या रखा जाएगा, E बटे 1 का स्क्वायर, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई का मान बोलो ना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना 19। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 16 का गुणा 9 में करेंगे 144 होगा ना, लेकिन एक नंबर के बाद क्या लगाना पॉइंट, और 19 में से 9 गया, बोलो कितना आएगा, बोलो ना। अरे यार क्या कर रहे हो, माइनस के 10, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इतना आपका क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एक और देखो, ये आप करके दिखा दो यार, एक कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। मेहनत करोगे यार तो आ जाएगी, सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। करो करो। जानते हो मोहब्बत जिंदगी बदल देती है, मिल जाए जब भी और न मिले तब भी, ठीक है। ये कौन सा लॉजिक है? पढ़ो, करो, लिख लेना, कहीं काम आएगा ये बात। हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उसमें है ना 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है तीव्रता निकालनी है, ठीक है, कर सकते हो। अच्छा ये हमारा रिकॉर्डिंग चालू हुआ था कि नहीं? भाई चल रहा है। जानते हो ऐसा हुआ एक दिन मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी, मतलब बोलना चालू कर दिया, 1 घंटे तक रिकॉर्ड किया, बाद में पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सोचो कितना बड़ा दर्द होता है, दर्द होता है ना, हाँ, ठीक है, बहुत बड़ा दर्द होता है, मत पूछो वो दर्द कितना खतरनाक होता है, मोहब्बत से भी ज्यादा होता है खतरनाक। मेहनत कर करके ऐसे पढ़ाना समझाने के बाद पता चला कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सदमा लगता है, सदमा। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1H1, यहाँ पे आवेश कितना होगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, 1 ही। दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यार, 1/4πε0 क्यू पान कितना हर स्क्वायर, सर इसका मान रखो आप 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू का मान कितना है, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16, 16 ना माइनस का 19 होता है यार, गलत हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करते हैं दूरी का, तो देखो 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 20, पावर में 2 से ही तो गुणा करना है, हाँ सर। तो इसी को सॉल्व कर लो यार, तो ये खचाक खचाक माइनस के कितना होगा, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, माइनस के 19 है, माइनस के कितना है, माइनस के कितना है, और 20 है तो एक बचेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 16 का 9 में करेंगे 144 होगा, लेकिन एक नंबर के बाद क्या लगाना पॉइंट, और ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा पावर में 10 के पावर 10 न्यूटन पर कूलम, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब हम मतलब एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, और लेकिन जब हम छोटी छोटी है ना दूरियों पे बात करते हैं, तो जब हम छोटी छोटी दूरियों पे बात करते हैं, थोड़ी बड़ी दूरियों पे बात करते हैं, तो इसका बल जो होता है, फोर्स होता है, वो समझ में नहीं आता, ठीक है। अब समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है आपका, क्या समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो आइए सीखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक टाइप का निकाय है। मान लीजिए एक ऐसा रूम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। तो वे बहुत छोटे से दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत छोटे से दूरी पर रखे हैं, ठीक है। उसी निकाय को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मतलब दो आवेश हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, इन दोनों की बात बन जाए बहुत छोटे से दूरी पर, ठीक है। ये दूरी मान लेते हैं 2l है, कितना है 2l है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। बस ये ध्यान रखना आवेश के परिमाण समान होते हैं, आवेश के परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं, आवेश के परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं, आवेश के परिमाण बोलो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, और उनके बीच की दूरी अल्प होती है, उनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प होती है ना। उसी निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये देखो यार ये वही सब लिखा हुआ है, ठीक है।
यानी कि जब समान परिमाण के दो आवेश विपरीत प्रकृति में हो, ठीक है, देखा है ना, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु, है ना, आवेश अल्प दूरी पर, ठीक है, लिख लेना, ये अल्प दूरी पर या निकटता होने पर जो निकाय बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया एक ऐसे अणु जिनके, है ना, एक सिरे पर धन आवेश तथा दूसरे सिरे पर, है ना, समान परिमाण का ऋण आवेश हो, जैसे HCl हो गया, H2 हो गया ना, जे सब आपके क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप से ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल आपको, ठीक है, इसमें ये कम से कम तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक ऐसा झोला, एक ऐसा क्या झोला जिसके अंदर दो आवेश हो, कितने आवेश हो, दो आवेश, झोले को निकाय बोलते हैं, ठीक है, दो आवेश हो लेकिन परिमाण में सेम हो, परिमाण में क्या हो, सेम, प्रकृति में क्या हो, विपरीत, और उनके बीच की दूरी क्या हो, अल्प हो, क्या हो, अल्प हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वो गाना सुना है, हम दोनों कमरे में बंद हो जाएं, ठीक है, तो उसमें एक प्लस का होगा, एक क्या होगा, माइनस का, दोनों पास में होंगे, ठीक है, तो उसी निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अब आगे नेक्स्ट, अब ज्यादा नहीं आता मुझे, ठीक है। अब हम अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि सर जब वो पास में आए थे तो उनका मान कितना था, जब वो पास में आए थे तो उनका मान कितना था, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इसमें ये बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ये लिख लेना अभी जो बोला, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, अरे यार बोलो ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मान लीजिए एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, ठीक है। तो कोई एक आवेश ले लो, इनका परिमाण ले लो q, ठीक है, और बीच की दूरी कितनी है, 2l। आप कहेंगे सर 2l ही मान रहे हैं, कुछ और नहीं मान सकते, मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बस समझ जाना इनके बीच की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम p से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, p से, ठीक है। ये एक सदिश राशि होती है, एक क्या होती है, सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा फिजिक्स में, है ना, ऋण आवेश से, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा है ना, ऋण आवेश से किस आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, अच्छा सर, धनावेश की ओर होती है, हाँ बिल्कुल। अब आगे नेक्स्ट, धनावेश की ओर होती है, और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक देखो कूलाम होगा, क्या होगा, कूलाम, ठीक है, और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो इस p का द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा, क्या होगा, कूलाम मीटर होगा, ठीक है। तो आइए चलिए, है ना, कुछ बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल पर, तब हम आएंगे कुछ हेडिंग्स पर जो आपके लिए, है ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले नंबर हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम बात करते हैं इन पर, एक लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम 4 लेक्चर में बनाएंगे, इसको हो सकता है हम अगले वाले वीडियो में बात करें, ठीक है, किसमें बात करें, अगले वाले वीडियो में। तो देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक HCl का अणु है, क्या है, HCl का अणु है, H और Cl के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो आपसे इस पर प्लस का चार्ज होगा, इस पर माइनस का चार्ज होगा, एक तो होगा, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो द्विध्रुव की गणना करनी है, द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करनी है, बोलो ना, आघूर्ण की क्या करनी है, गणना करनी है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना, तो P निकालना है, P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2L। तो देखो Q का मान यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही तो होगा, E, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में बदलना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। E का मान कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और ये लिख लेंगे 10 के पावर माइनस 10, गुणा कर देंगे, यहाँ पे पावर में सॉल्व कर लेंगे, 1.6 इंटू ये माइनस के कितना होगा, 10 के पावर 29, ये ऐसे आंसर आ जाएंगे। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा, ठीक है। आगे देखिए,
ये नोट कर लीजिए आप, है ना। अब और अगर मान लीजिए हमारे पास 2q आवेश है प्लस का और 3 और ऐसे 3q है माइनस का। अब आपसे कोई बोल दे ना ये दूरी है ना 2r है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए, तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश है ना समान परिमाण में होने चाहिए। 2q है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 2q, वो प्लस का हो तो ये कैसा होना चाहिए माइनस, यानी कि सभी आवेश को जोड़ने के बाद वो जीरो हो जाए। क्या इनको जोड़ने के बाद जीरो होगा? अरे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बोलो? इसका मतलब यही कि हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कल को अगर ये प्लस का 2q और ये दूरी ये माइनस का 2q होता और बीच की दूरी 2r होती है, अरे सर कहते अब तो इनको हम खा जाएंगे। p निकालना है तो कोई एक आवेश ले लो इन दोनों में से 2q और इनके बीच की दूरी कितनी है 2r, गुणा कर दो, ठीक है। तो 2q 2 का गुणा 2 में हुआ कितना हुआ 4 q इंटू आर, p बराबर कितना हो गया 4qr। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। देखो अगर अपने पास है ना ऐसे करके, अच्छा इसका आंसर बता दो, आप वैसे बता ले जाओगे। 5q है माइनस का, ये प्लस 4q है, ये दूरी है ना 8r है, दूरी कितनी है 8r। आप इनका p बता दो। आप कहोगे सर दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, 5q ले लिया और बीच की दूरी कितनी है 8r, ये तो बन रहा है ना जोड़ेंगे, गलत हो गया 5 है, इसको भी 5 करो तब सॉल्व होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। हाँ तो अब गुणा कर देंगे ना, 5 इंटू 8 कितना होगा 40 और Q इंटू आर, ठीक है, कूलम मीटर, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ये तो आप तो ऐसे कर पा रहे हैं इजी तरीके से, लेकिन कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन ऐसे हों, ठीक है। देखो ध्यान से, माइनस के 2, अच्छा इनकी दिशा जो होगी माइनस से किधर होगी प्लस की ओर होगी, ठीक है। ये माइनस के 2q है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 7q है, कितना है 7q है, ठीक है। ये इधर आपका 5q है माइनस का। तो अब आपको है ना पूरे इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो सबसे पहले नंबर ये दूरी पता होनी चाहिए। मान लीजिए r है, ये भी आपका 2r है, ठीक है। तो पहले नंबर इसको द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। देखो इसके सामने 7q है तो माइनस के 7q चाहिए, ठीक है। 5 है तो इसके सामने है ना प्लस का 5 चाहिए। तो अगर देखा जाए वैसे है ना तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना। अगर इनको सभी को जोड़ लो ना तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण है। मैंने यही तो बताया था कि अगर सभी आवेश को जोड़ने के बाद अगर सब क्या आ जाए जीरो, तो वह आपके क्या होते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इनको हम तो ऐसे तोड़ेंगे, 2q के सामने प्लस 2q देंगे, 7 में से देंगे प्लस 2q। अब इसके पास कितना बचा, प्लस के 5q बचा, ये इसके लिए काम आ जाएगा, समझ में आया ना। तो एक p आपका इधर बनेगा, एक यहाँ पर p आएगा p1, और एक p आपका इधर आएगा, माइनस से प्लस की ओर दिशा होती है ना, ये p1 है ये p2 है। पहले दोनों का मान निकाल लो आप फटाफट। p1 निकालोगे तो इनका आवेश कितना है 5q और दूरी कितनी थी यहाँ पे 2r से गुणा कर दो, गुणा करके कितना होगा 10qr, ठीक। और उसके बाद p2 अगर हम निकालें तो इनके बीच की दूरी r है और यहाँ पे आवेश कितना है 2q इंटू आर, ठीक है। गुणा करेंगे कितना होगा 2qr। अब आप देखो है ना दोनों की दिशाएं विपरीत, इसकी दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है, माइनस हो जाएगा। अरे सदिश नियम भूल गए? नहीं नहीं भूले सर। तो इनका जो परिणामी होगा, परिणामी है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो आपका p बराबर, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, p1 माइनस क्या होगा p2, ठीक है। 10qr माइनस का कितना 2qr, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से घटा देंगे 2, 8qr आ जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा कूलम मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर में, ठीक है। बट आप है ना इसको एक बार दो बार और देख लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना आपसे और अच्छे अच्छे बात करेंगे, ठीक है, अगले वाले लेक्चर में। ये ध्यान रखना 3 लेक्चर का होगा पूरा टोटल, है ना, पहला चैप्टर। तो पहला वाला आपने देख लिया, फिर न्यूमेरिकल, फिर ये, फिर उसके बाद ये, मतलब 4 लेक्चर हैं टोटल, ठीक है। तो चारों आप देख लेंगे, आपके पूरे सारे दिमाग के धड़कन या जो भी है ढक्कन खुल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप बहुत ज्यादा रिवीजन करेंगे, उसके बाद अगले वाले लेक्चर में मिलिए, फिर एक तगड़े है ना डेरिवेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, अच्छे और निरच्छे स्थिति के साथ, है ना। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी
सभी बड़े लोगों का आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है, चाहे वो आपसे है ना एक दिन ही बड़े क्यों ना हो, बट आप उनका जरूर रिस्पेक्ट करिए, है ना। भाई बहन सबका आप रिस्पेक्ट करिए, छोटों का भी आप रिस्पेक्ट करें, केयर करें, है ना, सब आपसे खुश रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।